नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लास लेके आते हैं और उसके बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कार्डियक साइकिल के बारे में जो है रिक्वेस्ट की थी, तो ये आज की क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं 2 बातें आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन के अंदर जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ा जाता या एक दिन के अंदर कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन एक दिन जो है वो ज़रूर होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान है, रची आवत जावत है, सील पड़त निशान। ठीक है? कि लगातार अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी आपको थोड़ा-सा जो है वो मेहनत करने में तकलीफ हो रही होगी या फिर जो है वो ज़ोर आ रहा होगा। तो जिस काम में ज़ोर आता है या जिस काम में जो हो मेहनत लगती है, वो काम हमेशा बुरा ही लगता है। लेकिन दोस्तों, उसके रिज़ल्ट जो हो बड़े ही प्यारे होते हैं। ठीक है? तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपने आप को पूरी तरीके से जो है वो झोंक दो। इस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, उसमें पूरे जो है वो झोंक दो और सिर्फ़ 1 साल अपने आप को खुद को दे दो। मैं कह रहा हूँ इस 1 साल के बाद में कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो ना निकले। 100% आपका जो है वो एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। 100% आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होंगे ही होंगे। तो क्यों ना 1 साल मेहनत कर लो, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो आगे की ज़िंदगी जो है वो सँवर जाए। ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि समाज में, परिवार में, माता-पिता के लिए जो है वो आपकी नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है। नौकरी से सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी ही नहीं सँवरेगी, बल्कि आपके आस-पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। आस-पास में माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त ही आते हैं, पड़ोसी नहीं आते। पड़ोसी तो सबसे ज़्यादा जेलसी होते हैं। आपका अगर सिलेक्शन होगा ना, तो अगर सबसे दुखी कोई होगा, तो आपके आस-पास के जो है वो पड़ोसी होंगे। तो क्राइटेरिया यही है, कलयुग का क्राइटेरिया ये है, अगर पड़ोसी दुखी हैं, तो आप सुखी हो और अगर पड़ोसी सुखी हैं, तो कहीं न कहीं मतलब आप दुखी हो। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना। तो पड़ोसियों को जो है वो जल्दी दुखी करना है, उनको दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैंने किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को अचीव किया है। तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार के लिए जो है वो आपको टीएनसी टीम जो है वो आपके लिए हेल्प कर रही है। ठीक है? टीएनसी टीम जो है वो आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सारी कोर्सेज़ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है, लाइव क्लासेज़ हैं। तो आप बस उस चीज़ को जो है वो 1 साल कंटिन्यूअसली उस चीज़ के साथ जो है वो जुड़े हुए रहो। और मैं रिपीट करता हूँ कि इस जो हमारे पास में ब्लूड सीरीज है, उसके आप कंटिन्यूअस जो है वो नोट्स बनाइए, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत की थी 1 जनवरी 2025 से शुरू की थी और हमने इसको जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक जो है वो इसको चलाएँगे। आगे भी देखेंगे किस तरीके से चलाएँगे, लेकिन तब तक तो जो है वो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और जो हमारे पास में 365 टॉपिक जो हमारे पास में फिनिश हो जाएँगे। ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों के लिए 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है वो क्लास बना के पीडीएफ आपको दे रखी है। जो बच्चों को चाहिए वो आप टेलीग्राम पे कह सकते हो या व्हाट्सएप पे जो है वो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके भी इस चीज़ को जो हो ले सकते हो। उन 200 इम्पोर्टेंट से जो हो कोई भी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। ठीक है? तो दोस्तों, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल आज की क्लास के अंदर जो है वो कार्डियक साइकिल टॉपिक हमारा रह गया। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आती है, किस तरीके से इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, एट्रियल जो है वो रिलैक्सेशन कितना होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। जैसे नाम से पता चलेगा दोस्तों, कार्डियक साइकिल, कार्डियक मतलब हार्ट और साइकिल का मतलब एक पूरा चक्र, जो चीज़ पूरी हो जाती है उसको हम बोलते हैं साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो है वो आया कहाँ से, किस तरीके से आया, उसको हम ले लेते हैं और उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको जैसे पता ही है कि हमारे पास में जो है वो हार्ट है, ठीक है? और ये हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर हमारे पास में कौन-कौन सी चीज़ें आ गई? एक हो गया हमारे पास में, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में दोस्तों राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, हार्ट का बेसिकली काम क्या है दोस्तों? हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को जो है वो पंप करना। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, नहीं दोस्तों, प्योर करने का काम नहीं है, पंप करने का काम है। ठीक है? ब्लड प्योर तो जो है वो लंग्स में होता है, पंप जो है वो हार्ट करता है। एक तरीके से हार्ट जो है वो मोटर का काम करता है, ताकि जो प्योर ब्लड जो है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन्स तक फैल जाए और ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जो है वो लंग्स तक पहुंच जाए, ताकि उसको जो है वो वापस से ऑक्सीजनेटेड किया जा सकता है।
बाकी इसमें डिटेल से नहीं जाएंगे। ये हमारे पास में इंफीरियर वेना केवा, ये हमारे पास में सुपीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है वो कहाँ चली जाती है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल के द्वारा सीधे चली जाएगी हमारे पास में लंग्स के अंदर, ठीक है। और ये लंग्स के अंदर जाने के बाद में वहां से प्योर हो जाती है। प्योर ब्लड जो है वो किसके अंदर डाला जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वापस किस में जाएगा दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, और अरोटा से जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ये हमारे पास में नॉर्मल सर्कुलेशन है जो कि आपको पता ही है। अब ये जो पंप करते हैं, यानी कि एट्रियल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, फिर रिलैक्सेशन हुआ, तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल चलता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्डियक साइकिल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार पंप, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद ब्लड को बाहर भेजा, और उसके बाद ब्लड वापस से जो है वो अंदर आया, दोनों रिलैक्स हुए। एक बार जो साइकिल चलता है, कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन और पोज का जो चीज चलती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब देखो इसमें थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो बार बार चीजें कहूंगा कि दोनों एट्रियल एक साथ, हार्ट जो है वो किस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन करता है, ये चीज आएगा। तो हार्ट जैसे ये हमारे पास में दो चेंबर हो गए, ऊपर वाले हो गए हमारे पास में दोस्तों एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और नीचे वाले हो गए दोनों वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कॉन्ट्रेक्शन ऐसे नहीं होता है कि पहले राइट एट्रियम में होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा भी नहीं होता है। और ना ऐसा होता है कि दोनों राइट वाले में एक साथ कॉन्ट्रेक्शन होगा, यानी कि ये दोनों जो है हमारे पास में, ठीक है, ये दोनों जो है इनमें एक साथ होगा, ऐसा भी नहीं है, या इन दोनों में एक साथ होगा, ऐसा भी नहीं है। कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है इन दोनों में एक साथ होता है, और इन दोनों में एक साथ होता है। ध्यान से रखना, दोनों एट्रियम में एक साथ होगा और दोनों वेंट्रिकल में एक साथ होगा। यानी कि पंप किस तरीके से करता है उसको देखो, दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करता है, यानी कि इस तरीके से दोनों एट्रियम एक साथ, फिर उसके बाद दोनों वेंट्रिकल, यानी कि पंप इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। क्लियर है, दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रेक्शन ताकि ब्लड जो हो दोनों वेंट्रिकल में चले, फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेंगे ताकि ब्लड लंग्स में और पूरी बॉडी में चले जाए। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। क्लियर है, तो ये पूरा जो साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कार्डियक साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट आता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन, ये पूरा सीक्वेंस हो गया। तो कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर इन हार्ट ड्यूरिंग ए कंप्लीट हार्ट बीट। कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान जो है वो जो जो चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डियक साइकिल। इसके अंदर जो है वो बेसिकली दो चीजें होती है। क्या होता है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल, ठीक है। इट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या बोला दोस्तों, सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को हमने क्या बोला दोस्तों, डायस्टोल, ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, यानी कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड सिस्टोल की साइकिल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, कार्डियक साइकिल। द साइकिल एंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड असेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई द टिश्यू। कार्डियक साइकिल जो है वो एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है, पूरे सर्कुलेशन को। और वो सर्कुलेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही जो है वो पूरा न्यूट्रिशन जाता है। ग्लूकोज किसके द्वारा जाता है, ब्लड के द्वारा जाता है। सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दो ही चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है वो लेके कौन जाता है, ब्लड। अब ब्लड को पंप कौन करेगा, हार्ट पंप करेगा। तो हार्ट पंप करेगा तभी वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को है वो पूरे टिश्यू तक लेके जाता है, और वहां से CO2 और यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस जो है वो हार्ट तक लेके आता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों, कार्डियक साइकिल आ गया। अब ये देखो, ये कार्डियक साइकिल को जो है वो 0.8 सेकंड के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया था। अब 0.8 सेकंड क्यों, ये कहां से निकल के आया, इसको हम ले लेते हैं दोस्तों। नॉर्मली हार्ट रेट कितनी होती है, नॉर्मली हार्ट रेट होती है हमारे पास में 72 बीट्स पर मिनट, राइट, 72 बीट्स पर मिनट होती है। अब यानी कि 1 घंटे के अंदर जो है वो हार्ट कितना बीट करेगा, 1 घंटे के अंदर जो है वो हार्ट बीट कितना करेगा, 72 टाइम्स धड़क जाएगा। एक मिनट के अंदर इतना ही होता है, सॉरी, ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितना हो गया हमारे पास में 72 बीट्स पर मिनट, ये हो ना पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जो है 72 बीट्स पर मिनट जो है वो पंप करता है। अब अगर ये हार्ट बीट हमारे पास में, अब एक हार्ट बीट को कितना टाइम लगेगा, फिर से रिपीट कराऊं, 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको देखो 1 मिनट के अंदर जो है वो कितना टाइम लगेगा। तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है दोस्तों, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 60 को डिवाइड करो 72 से, तो निकल के आएगा 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से कम में भी जो है वो हार्ट पंप रिलैक्स कर लेता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाता है 1 सेकेंड से कम में।
इजी लैंग्वेज में समझो मुझे पता है बायोलॉजी वालों का जो है वो मैथमेटिक्स कमजोरी होती है। मान लीजिए हमारा हार्ट 60 बीट्स पर मिनट धड़कता, अगर मान लो मैं भगवान होता तो मैं 72 टाइम्स नहीं धड़काता, चाहे कार्डिक आउटपुट बढ़ा देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो 60 मिनट ही धड़काता, ठीक है, 60 बीट्स ही करवाता। एक मिनट के, मान लीजिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए हमारा हार्ट रेट, मान लीजिए किसी पर्सन का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट है, नॉर्मली जो है वो 70 होता है, लेकिन 60 है। एक मिनट के अंदर कितनी बार पंप किया? 60 बार किया, ठीक है, 60 बार जो है वो पंप किया। तो एक सेकंड के अंदर, एक बार के अंदर कितना लगा? एक सेकंड लगा। भाई एक मिनट के अंदर 60 बार पंप करता है, तो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड के अंदर एक बार पंप किया, लेकिन ये 72 टाइम्स कर रहा है, तो एक सेकंड से कम में भी लगेगा। अगर हमारा हार्ट 60 बीट्स पर मिनट करता है या 60 बीट्स पर मिनट करता ना, तो एक साइकिल में हमें एक सेकंड लगता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी आ जाता। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जितना धड़कता उतना ही धड़केगा, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो नॉर्मल हार्ट बीट हमारे पास में जो हो 72 टाइम्स है, यानी कि 60 सेकंड के अंदर जो है वो हार्ट कितना पंप कर रहा है? 72 बार कर रहा है। 60 सेकंड के अंदर हमारे पास में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एक सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, इन द सेंस 0.8 सेकंड, एक सेकंड से भी कम समय में हमारे पास में पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाता है। क्लियर है? अब उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो बार बार चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, 3 वर्ड बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, डीपोलराइजेशन, तीनों एक ही चीज है। कॉन्ट्रैक्शन बोल दूं या सिस्टोल बोल दूं या डीपोलराइजेशन, एक ही चीज है। देन रिलैक्सेशन, डायस्टोल या रिपोलराइजेशन, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। रिपोलराइजेशन, डायस्टोल, रिलैक्सेशन, ये तीनों चीजें। तो अगर कहीं मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूं या कहीं पे भी जो है वो सिस्टोल बोलूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल या फिर डिपोलराइजेशन, तीनों एक चीज है। रिलैक्सेशन, डायस्टोल, रिपोलराइजेशन, ये तीनों एक ही चीज है। क्लियर? अब देखो ये कार्डियक साइकिल जो हमारे पास में चलता है वो बेसिकली 3 स्टेज में चलता है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी स्टेज 5 बताऊंगा ताकि आपको ईसीजी भी इसके साथ कोरिलेट कर सके, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना जो हो मेरी मेन प्रायोरिटी है। तो बेसिकली हमारे पास में जो है वो कार्डियक साइकिल के अंदर जो है वो 3 स्टेज होती है, ठीक है। अब 3 स्टेज कौन कौन सी होती है इसको हम ले लेते हैं। 3 स्टेज आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, यानी कि 0.8। पहला आ गया एट्रियल सिस्टोल। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर दोनों जो है वो रिलैक्स होंगे। अब दोनों रिलैक्स अलग अलग टाइम पे होंगे, पूरा जो है वो क्लियर बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से। बिल्कुल अगर आपका डिस्ट्रैक्शन माइंड हो रहा है ना, तो मेरे को 2 मिनट दे दो, अदरवाइज फिर कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। 0.8 सेकंड को हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने क्या कहा था, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो दोनों एट्रियल ने एक साथ कॉन्ट्रैक्शन किया, तो दोनों एट्रियल ने एक साथ कॉन्ट्रैक्शन किया, इसको हमने बोला एट्रियल सिस्टोल। क्या बोला? एट्रियल सिस्टोल। दोनों को मिक्सअप को एट्रियल बोल दिया दोनों। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन उसमें लगता है 0.1 सेकंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर हमारे पास में क्या लगेगा? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड क्यों? क्योंकि इसको पंप करना है और ब्लड को सिर्फ कहां भेजना है? सिर्फ और सिर्फ दोनों वेंट्रिकल में भेजने हैं। यही तो है हमारे पास में 4 चैम्बर। भाई ये तो हमारे पास में जो है वो 4 चैम्बर है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड जो हो वेंट्रिकल में जाएगा, तो इसको लगता है 0.1 सेकंड, इसको बोल दो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अब वेंट्रिकल में एक तो क्या होता है कि थोड़ा पावर ज्यादा जनरेट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल कहां भेजेगा? लंग्स के अंदर भेजेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां भेजेगा? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजेगा, तो इसको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत होती है। तो इसको पावर, इसने पावर लगाई, इसमें लगा इसको 0.3 सेकंड, यानी कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ये 0.3 सेकंड, ठीक है। ये हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल। अब आता है वेंट्रिकल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल ने धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स होना चालू किया, उसमें लगेगा हमारे पास में 0.4 सेकंड। अब देखो 0.1 सेकंड, ठीक है, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.8 सेकंड, टोटल हमारे पास में कितना आ गया? 0.8 सेकंड। क्लियर आ गया? तो पूरा कैलकुलेशन ठीक है। अब देखो 0.1 लगा, 0.3 लगा और दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, उसमें लगा 0.4 सेकंड, तो टोटल हमारे पास में 0.8 आ गया। ये तो आ गया नॉर्मल प्रोसेस जो सबको आपको पता है और होना भी चाहिए, अदरवाइज कार्डियक साइकिल समझ में ही नहीं आएगा। अगर किसी को यहां तक भी दिक्कत आ रही है तो फिर से रिमाइंड करके देख लो, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखो हिडन चीजें जो कई बार टीचर नहीं बताता है, या जिसको हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछाते हैं। अब देखो ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकंड। अब
जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन इसको करने दो, ठीक है, एट्रियल तो धीरे धीरे डायस्टोल होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। एट्रियल ने कॉन्ट्रेक्शन किया 0.1 सेकंड लगा, अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है तो वेंट्रिकल अपने आप से कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है पर एट्रियल तो धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, तो एट्रियल डायस्टोल में लगता है 0.7 सेकंड। कैसे, इसको तो 0.1 सेकंड में इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे धीरे ये रिलैक्स होना चालू हो जाता है। तो ये देखो, यूं समझो दोनों एट्रियल को 0.8 सेकंड, दोनों वेंट्रिकल को 0.8 सेकंड। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किया 0.1 सेकंड लगा, तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे धीरे ये डायस्टोल होना चालू हो जाता है। भले चाहे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चालू रहे, ये रिलैक्सेशन चालू होंगे, तो इसमें हमारे पास में जो हो बेसिकली क्या लगता है 0.7 सेकंड जो हो वो रिलैक्सेशन में लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? वेरी गुड। ऐसे आ गया हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल सिस्टोल में लगा 0.3 सेकंड। तो 0.3 सेकंड में इसने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर ये धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू हो जाएगा। तो ये पूरा रिलैक्स होने में कितना टाइम लगेगा, 0.4 नहीं 0.5 लगेगा, क्योंकि इसको ये जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तभी ये भी तो फैल रहा है, इसको क्या मतलब है एट्रियल से, ठीक है। तो इसको हमारे पास में लगा 0.5 सेकंड। आप इसको दोनों को चेक कर लो, आएगा 0.8 सेकंड और ये भी आ जाएगा हमारे पास में 0.8 सेकंड। ये दोनों का है, ये जो 0.4 सेकंड है इसमें दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रियल भी और वेंट्रिकल में। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, इसको यही रहने दो क्योंकि आगे हमारे पास में बहुत सारी चीजें जो है वो काम में आएगी। अब देखो इस सर्किल को समझो ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए अप्रोक्सीमेटली। देखो ध्यान से समझ लो, मैं ये पॉइंट लेता हूँ हाईलाइटर। अब देखो ये हो गया हमारे पास में ये बीच वाला एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। ये क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में कितना लगा 0.1 सेकंड। ये जो खाने बनाए ये 1 सेकंड के बनाए, ये 0.1 सेकंड लगा इसको। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या, एट्रियल सिस्टोल। एएस क्या है दोस्तों, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये आ गया एट्रियल डायस्टोल, जैसे नाम भी यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है ना एट्रियल डायस्टोल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो वेंट्रिकल चाहे कॉन्ट्रैक्शन करे, जो भी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल तो चल ही रहा है, उसको क्या मतलब है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करे। पहली स्टेप हुई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, पहली स्टेप हुई हमारे पास में एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद में स्टेज चालू हो गया हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद में ये रही हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 ये वेंट्रिकल डायस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल। तो इस तरीके से 3 स्टेज में हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन और डिटेल से पढ़ेंगे तो ये एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकंड लगा, और उसके बाद ये कंप्लीट डायस्टोल होगा तो ये होगा 0.7 सेकंड। ये वेंट्रिकल डायस्टोल, इसमें हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल, उसमें हमारे पास में लगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये डायस्टोल गलत लिख रखा है, ठीक है, ये सिस्टोल है, इमेज थोड़ी सी होगी, ये डायस्टोल नहीं है, ये सिस्टोल। डायस्टोल तो ये है वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल है। वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया 0.3 सेकंड। ये देखो 1 2 और 3, ये 0.3 सेकंड। 0.1 से शुरू हुआ है 0.4 तक गया, मतलब 0.3 सेकंड इसमें लगा, और उसके बाद ये पूरा लग गया हमारे पास में वेंट्रिकल डायस्टोल। तो 0.5 6 7 और 8, 0.4 सेकंड लगा हमारे पास में सिस्टोल में, कंप्लीट। अब इसके हम जो है वो इसके सारी स्टेज पढ़ेंगे। अब तक आपने बुक्स में 3 स्टेज ही पढ़े होंगे, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। लेकिन हम इसमें 5 पढ़ेंगे। 5 कौन कौन सा, एट्रियल सिस्टोल, फिर हमारे पास में जो है वो आइसोमेट्रिक आएगा, उसके बाद में हमारे पास में जो है वेंट्रिकल सिस्टोल, देन आइसोमेट्रिक, ये सारी चीज आएगी, ठीक है। तो ये इमेज हमारे पास में आगे जो है वो काम आएगी, जिसको हम ईसीजी के द्वारा जो है वो कंप्लीट देखेंगे। तो अब आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट चीज, फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की जो है वो कौन कौन सी फेजेज होती है। तो हमारे पास में टोटल जो है मेजोरिटी रूप में देखें तो 3 फेजेज होती है। कौन सी, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ये 3 होती है। लेकिन हम ईसीजी के सहायता से देखेंगे तो 5 स्टेज होगी। अगर आपको कोई टीचर 3 स्टेज बताता है तो भी वो गलत नहीं है, कोई आपको 5 स्टेज बताता है तो वो भी गलत नहीं है। हाँ, 5 स्टेज थोड़ा सा जो डिटेल से उसमें हम ईसीजी भी कवर कर लेंगे, और आपको बताया कंसेप्ट से हमें जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 5 मेन फेजेस, ठीक है। 5 मेन फेजेस जो हम पढ़ेंगे, विच आर स्क्वेंटली मैनर, यानी कि स्क्वेंट में सीक्वेंस में जो है वो चलेगी। दीज फेजेज एंश्योर इफिशिएंट फिलिंग एंड एम्पटिंग द हार्ट चैम्बर, यानी कि ये सारी फेजेज जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिलिंग की और एम्प्टी की बताएंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास में एट्रियल सिस्टोल। ये तो आप 3 पढ़ो,
या हम 5 पढ़ेंगे, दोनों में सेम ही रहेगा, टाइमिंग भी सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। बेसिकली आपको 3 ही याद रखना है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल के बीच में एक फेज पढ़ेंगे और वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल के बीच में एक फेज पढ़ेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे ताकि हम ईसीजी को भी इसको जो है वो कवर कर सके। अब जो बातें मैंने अब तक बताई है, अगर आपको याद है तो ये सारी चीजें हमारे पास में जो बहुत आसानी से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो, द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, मैंने आपको बताया दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, दोनों वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। इसके अंदर हमें कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। ध्यान रखना, एग्जाम में हर लाइन से क्वेश्चन पूछा था, हर लाइन से कैसा कितना टाइम लगता है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ब्लड कहां से कहां तक जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड कहां से जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। अब आपको पता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, ऑलरेडी मैंने हार्ट वाल आपको हार्ट साउंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पास में अगर हार्ट है तो इसके अंदर ये हमारे पास में चेंजर, ये हो गया ट्राइकेस्पिड वाल। ठीक है, ये हो गया ट्राइकेस्पिड वाल और ये हो गया हमारे पास में बाइकेस्पिड वाल या हम कहें मिट्रल वाल। राइट, ये बाइकेस्पिड वाल या फिर मिट्रल वाल है। ठीक है, तो ये दोनों ओपन होते हैं ताकि इससे ब्लड जो है वो नीचे की साइड में आता है, इससे ब्लड जो है वो नीचे की साइड में जाएगा। राइट एट्रियम वाला जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। क्लियर। अब देखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर, मिट्रल वाल एंड ट्राइकेस्पिड वाल। मिट्रल वाल कहाँ प्रेजेंट होता है, मिट्रल वाल प्रेजेंट होता है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकेस्पिड वाल कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल आर ओपन, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, ट्राइकेस्पिड और मिट्रल वाल जो है वो ओपन होते हैं। एंड सेमिल्यूनर वाल, सेमिल्यूनर वाल कौन से है, अरोटिक और पल्मोनरी। जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होती है, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पल्मोनिक वाल, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है उसको बोलते हैं अरोटिक वाल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल यानी कि ट्राइकेस्पिड और मिट्रल वाल ये तो ओपन हो जाते हैं, एंड अरोटिक एंड पल्मोनिक वाल जो है वो क्लोज रहते हैं इस स्टेज में। क्लियर। देन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, जब पूरा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भर जाएगा उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको भी जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 120 ml। 120 ml से 130 ml जो है वो अप्रोक्सीमेटली होता है। जब मैंने हार्ट फेलियर बताया था तब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम और एजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल से करवाया था। कोई बात नहीं, वहां तक नहीं है तो ये ध्यान रखना कि जब ब्लड पूरा भरता है और पूरा वेंट्रिकल फैलता है या पूरे वेंट्रिकल के अंदर जो हो फैलता है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब भी कोई चीज नहीं समझ में आए, एंड मतलब लास्ट, डायस्टोलिक मतलब पूरा वेंट्रिकल फैल गया है, वॉल्यूम मतलब पूरा वेंट्रिकल फैल गया है तो उसके अंदर कितना ब्लड है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो होता है। देन एसीजी की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इवेंट क्या होता है, पी वेव जो है वो जनरेट होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। अब देखो यहाँ पे डीपोलराइजेशन बोल दिया, ये यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकता था या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता था, तीनों चीज एक ही सेम ही है। ठीक है, लेकिन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए बोला है। तो एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन, तब हमारे पास में क्या बनती है दोस्तों, पी वेव बनती है। जैसे नॉर्मली हमारे पास में ईसीजी है, ये पी, देन ये क्यू, देन ये आर, देन ये एस, देन ये उसके बाद में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये क्यू आर, देन उसके बाद ये एस, देन उसके बाद टी, यही होता है नॉर्मल ईसीजी में। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस एंड ये टी। तो जो पी वेव बनती है वो किसकी बनी है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है या एट्रियल सिस्टोल होता है तो कौन सी वेव बनती है, पी वेव बनती है। क्लियर, आगे चीज समझ में, वेरी गुड। तो इसलिए ईसीजी के साथ साथ हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद होता है दोस्तों आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोलेमिक का मतलब होता है जैसे जब कोई चीज होती है ना तो शुरुआत वाली कोई भी चीज, जैसे आज आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया लेकिन एग्जाम का जो जोश बढ़ा है ना उसको हम आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं या आइसोवोलेमिक जो है वो मोटिवेशन कह सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल फिल हो गए, वेंट्रिकल फिल हो गए तो उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कराएंगे। तो सडनली इंपल्स जनरेट होते हैं, इंपल्स जनरेट होंगे तो वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे कि अब हमें कॉन्ट्रैक्शन करना, तैयार होना है, कहते हैं ना बम फेंकना है। तो ठीक उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये होता है 0.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड का मतलब समझते हो, 0.5 सेकेंड तो आधी होती है,
मतलब कि 0.05 सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 200वां भाग। ठीक है, 1 सेकंड का अगर 100वां भाग की अगर हम बात करते तो वो आता था हमारे पास में 0.5। ठीक है, लेकिन आधी सेकंड में नहीं, उसका हमारे पास में 0.05 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, मतलब अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तैयार होते हैं। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्ट्रेक्शन के लिए वो तैयार हो गए, उसकी मसल्स जो है वो पूरी में करंट फैल गया है। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यही बनता है एक्चुअली। इस टॉपिक को यह हम कहें कि इस जो हमारे पास फेज है, जो 5 फेज बनाई थी, 3 से हमने 5 फेज बनाई थी, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन बीच में ऐड किया था इसके एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल के बीच में। उसका मेन रीजन ये था ताकि आपको ईसीजी से कोरिलेट किया जा सके। तो अब ईसीजी ने इंपल्स फेंक दिए, ईसीजी में इंपल्स फेंक दिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, वो मसल्स जो है वो तैयार हो गई है। ठीक है, तो देखो ये बहुत कम समय के लिए होता है, 0.05 सेकंड होता है। 0.5 सेकंड का मतलब आधे सेकंड, उससे भी 10 गुना कम। ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो वेंट्रिकल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो शुरुआत कर लेंगे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। बट देयर इज नो वॉल्यूम चेंजेस इन ऑल वाल्व आर क्लोज। सारे वाल्व क्लोज रहेंगे। कौन से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी क्लोज रहेंगे और सेमी ल्यूनर वाल्व भी जो है वो क्लोज रहेंगे। सारे वाल्व क्लोज रहेंगे, वेंट्रिकल तैयार हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, देन क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बताया था। एंड फर्स्ट साउंड जो है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो है वो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, तो जैसे वेंट्रिकल जो है वो शुरुआत करते हैं ना, तो सडनली जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ पे, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो सडनली वो दोनों जो है वो क्लोज होते हैं, और सडनली दोनों जो है वो क्लोज होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, S1 साउंड। ठीक है, सडनली जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे S1 साउंड, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होंगे, S1 साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, जो जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं अच्छे तरीके से। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, क्या हुआ कि एट्रियल सिस्टोल के बाद में ये स्टेज चालू होगी, इसके अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ब्लड कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा, एक बूंद भी ब्लड जो है वो बाहर नहीं जाएगा, न राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, न लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो अरोटा में जाएगा। लेकिन जैसे तैयार होगा ना, स्टार्ट होगा ना, तो S1 साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर साउंड, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो बंद हो जाएंगे, मिट्रल वाल्व और ट्राइकेस्पिड वाल्व दोनों जो है वो बंद हो जाएंगे, और ये साउंड जिसको हम कहते हैं लब साउंड, वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि करंट तो पहले जाएगा तभी तो कोई चीज होगी, बटन दबाओगे तभी तो मोटर चलेगी, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, S1 साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। लेकिन क्या नहीं होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, नहीं होने मतलब स्टार्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चीज का चेंजेस नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना, बहुत कम समय के लिए होता है, मिली सेकेंड के लिए होता है। तो क्या ही होगा, प्रेशर राइज बट ब्लड डज नॉट मूव, प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो है वो अरोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व जो है वो ओपन नहीं हुए हैं, प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड मूव नहीं करेगा। एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट में क्या, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी बन जाएगा, जिसको हम वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल बोला जाता है। अब उसके बाद में ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये बन जाएगा, ये एट्रियल सिस्टोल में बना, ये आइसोवॉल्यूम में बना। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहीं पे बन जाएगा। अब उसके बाद तो फेज होगी, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल इजेक्शन, या हम कहें दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। अब देखो वेंट्रिकल इजेक्शन और आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, इनको मिला के हमारे पास में जो है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वेंट्रिकल सिस्टोल आ जाएगा, जिसको हमने सेकंड स्टेज थी, तो सेकंड स्टेज इन दोनों को मिला के बन जाएगी। देखो 0.25 सेकंड और 0.05 सेकंड, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 0.3 सेकेंड। आ गया ना। तो अब ये वेंट्रिकल सिस्टोल दोनों, ठीक है, वेंट्रिकल एजैकुएशन और आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों को मिला के वेंट्रिकल सिस्टोल बनता है। तो और डीप में आपको बता दिया कि क्यूआरएस कहां बनता है, इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तभी तो मैं कहता हूं चाहे टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन डिटेल से जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वेंट्रिकल इजेक्शन में क्या होगा दोस्तों, अब देखो सेमील्यूनर वाल्व जो है वो अब ओपन हो जाएंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर तो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में बंद हो गए थे। ठीक है, अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड जो है वो कहां जाएगा, किसके अंदर जाएगा, ब्लड जो है वो हमारे पास में
राइट वेंट्रिकल से जो है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो अरोटा में जाएगा। और हमारे पास में जो सेमील्यूनर वाल है, पल्मोनिक वाल और अरोटिक वाल दोनों ओपन हो जाएंगे। तो देखो, सेमील्यूनर वाल, अरोटिक और पल्मोनरी आर ओपन एंड ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बता दिया कि पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में ब्लड जो है वो जाना चालू हो जाएगा। देन स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कंसीडर हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो जितना ब्लड बाहर निकालता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो कितना ब्लड बाहर निकला उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है दोस्तों, 70 ml होती है। और ब्लड इज पंप आउट द पर बीट जो है 70 ml ब्लड जो है बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि था कितना, 120 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था हमारे पास में, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था हमारे पास में 120 ml, यही तो था, ये देखो। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था दोस्तों, 120 से 130 ml। तो अब 120 से 130 ml में जो है वो हमारे पास में 70 ml ब्लड जो है बाहर निकलता है। तो जो बच गया उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है भाई, कोई भी अपन ने को जैसे मान लो कोई भी दे दे, बैलून दे दे, उसके अंदर पानी भर के दे दे, आप कहोगे इसको पिचकाओ, तो पिचकाओगे तो जितना हम पिचका सकते हैं उतना पिचका देंगे, जितना पानी बाहर निकलेगा निकल जाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था हमारे पास में, 120 ml। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो कितना निकल गया हमारे पास में, 70 ml बाहर निकल गया। तो बचा कितना हमारे पास में, बच गया हमारे पास में 50 to 60 ml जो है वो बच गया, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिमेनिंग ब्लड इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, 120 ml था, उसमें 70 ml बाहर निकाल दिया। 70 ml को बोला हमने दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम, जो बच गया उसको बोले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर, ठीक है। और इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, टी वेव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बनना स्टार्ट होगी, ध्यान रखना, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अब ये टी वेव जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों वेंट्रिकल ने जो है वो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन किया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे रिलैक्सेशन चालू होगा, देन उसके बाद स्टार्ट होगी, बनेगी नहीं पूरी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तीनों चीज समझ में आ गई। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया हमारे पास में जितना ब्लड, मतलब जितना रिलैक्स हो गया उसके अंदर कितना ब्लड है, ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम पे कितना ब्लड है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जैसे इसने कॉन्ट्रैक्शन किया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, कितना ब्लड बाहर निकाला उसको हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम उसके अंदर बच गया उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब एक होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, लोगों को काफी चीजों को समझ में आता है, जिसने मेरी हार्ट फेलियर की क्लास ली है उनको ये चीज समझ में आ जाएगी। इजेक्शन फ्रैक्शन होता है कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड बाहर निकला। जैसे 120 ml था तो उसने 60 ml ही निकाला, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ब्लड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ब्लड एक्सक्रीटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, कितना परसेंटेज ब्लड जो हो लेफ्ट वेंट्रिकल बाहर निकलेगा। 120 ml था, इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो मान लो 90 ml निकाला, तो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा 75%। ठीक है, मान लो 120 ml था, इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, थोड़ा लूज कॉन्ट्रैक्शन किया, सिर्फ 60 ml ही बाहर निकाल पाया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया, 50%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 50 to 58% जो हो नॉर्मली होता है। अगर यहाँ पे भी चीज आपको इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं समझ में आया तो आप वहां पे क्लास देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया, हालांकि इसमें भी जो हो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फैलने के बाद कितना उसके अंदर ब्लड है, वो दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जैसे इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, कितना ब्लड ml में बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना परसेंटेज निकाला वो इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा, और जो उसके अंदर बच गया उसको बोल देंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। पहला था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अब आ गया आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ये होता है 0.5 सेकंड का। अब देखो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, अब जैसे रिलैक्सेशन वाली स्टेज, रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्सेशन वाली जो स्टेज आ जाती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, वेंट्रिकल बिगिंस टू रिलैक्स, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो स्टार्ट होंगे, बट ब्लड के मूवमेंट में और वॉल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वॉल सारे के सारे जो है वो क्लोज हो चुके हैं। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे स्टार्ट हो जाएंगे, अब स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वॉल बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों वॉल बंद हो जाएंगे, ब्लड बाकी कहीं नहीं जाएगा, बाकी न वेंट्रिकल में ब्लड आना चालू होगा न कुछ होगा। जैसे स्टार्ट होगा ब्लड का कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास में वाल्व है जैसे स्टार्ट होगा ना तो वाल्व तो सबसे पहले बंद होंगे, क्योंकि बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा है और अरोटा में तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा है, तो सडनली वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे, तो ब्लड का कोई चेंज नहीं होगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। देखो
Ventricle begins are relaxed, but there is no blood movement. All valve are closed. सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, कोजिंग सेकेंडरी साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड S2 साउंड। क्लियर है? देन एट्रियल प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग एज ब्लड रिटर्न टू द एट्रिया, यानी कि एट्रियम में जो है वो एट्रियल प्रेशर धीरे धीरे जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो, क्योंकि उसके अंदर तो ब्लड भर ही रहा है, तो धीरे धीरे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा एट्रियम के अंदर। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। आई होप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएगी। लास्ट आ जाता है हमारे पास में वेंट्रिकल फीलिंग। अब देखो वेंट्रिकल फीलिंग बोल दो और आइसोवोल्यूमिक मैट्रिक रिलैक्सेशन दोनों को मिलाओगे 0.5 सेकंड और 0.35, ये टोटल कितना हो जाएगा 0.4 सेकंड। ये हमारे पास में होगा 0.4 सेकंड। इसको हम कंप्लीट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के नाम से भी जान सकते हैं। इन दोनों को स्टेज को मिला के जो हो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन कह सकते हैं। मैंने आपको साउंड के लिए और ईसीजी के लिए इसीलिए जो हो मैंने आपको कंप्लीट बताया। वहां पे भी टी वेव स्टार्ट ही होगी। ठीक है, लास्ट आ जाता है वेंट्रिकल फीलिंग। इसमें क्या होगा दोस्तों, एट्रियो वेंट्रिकल वाल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अब वेंट्रिकल रिलैक्स होना चालू हो गए। अब रिलैक्स होना चालू हो गए तो जो सेमिल्यूनर वाल है, पल्मोनिक वाल और एरोटिक वाल, वो तो दोनों बंद रहेंगे, लेकिन जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल है, ट्राइकेस्पिड बाइकेस्पिड, वो वाल ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो धीरे धीरे, हम कहें कि ब्लड पेसिवली जो है वो आना चालू हो जाएगा। एक तो एक्टिवली में तो क्या होगा, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो सारा ब्लड नीचे जाएगा। पैसिवली क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली रिश्ते रिश्ते ब्लड जा रहा है उसको हम बोलते हैं दोस्तों पैसिवली। तो क्या होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल जो है वो ओपन हो जाएंगे एंड ब्लड फ्लो पॉसिबली फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड धीरे धीरे जो है वो जाना हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो 3 फेज और आती है। कौन सी? पहली आती है रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग इन द सेंस फास्ट ब्लड अगर आएगा उसको हम रैपिड फीलिंग बोलते हैं, यानी कि जैसे वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन किया, अगर ब्लड सडनली आ रहा उसको रैपिड फीलिंग बोलते हैं। सेकंड स्लो फीलिंग, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डायस्टेसिस। याद रखना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, डायस्टेसिस जो है वो क्या होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, डायस्टेसिस होता है धीरे धीरे जब ब्लड धीरे धीरे ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल को फिल करेगा, उसको बोलते हैं डायस्टेसिस। ठीक है, यानी कि रिड्यूस ब्लड फ्लो एज द वेंट्रिकल फिल अप। नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्या होगा कि जैसे ही नया साइकिल चालू होगा तो एट्रियल सिस्टोल चालू हो जाएगा और वो उसको फिल करेंगे, तो ये होगा लास्ट पुश अप ऑफ ब्लड वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमारे पास में वेंट्रिकल फिलिंग जो हमारे पास में आइसोवोल्यूमिक था, वहां पे टी वेव जो है वो बन जाती है। क्लियर? तो ये हमारे पास में स्टार्ट हो गई। अगर आपने शुरू से मेरी क्लास को ध्यान से समझाना तो ये सारी चीजें जो है फिनिश हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली 3 स्टेज होती है, 3 से 5 कैसे की वो हम देख लेते हैं, फिर आगे जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, दोनों एट्रियल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। 0.8 सेकंड क्यों लगा है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता है। अगर हमारे पास में नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 60 बीट्स होती है तो 1 सेकंड लगता, लेकिन अब 72 करा तो 0.8 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से कम में लगा। तो सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करता है जिसमें 0.1 सेकंड लगा, फिर ये धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू होता है। इसको नीचे वाले से मतलब नहीं है, तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन लगा, 0.1 सेकंड लगा, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स चालू हो जाएगा। इसको 0.7 सेकंड लगता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में जो है वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, 0.3 सेकंड लगता है, क्योंकि इसको जो है ब्लड जो है वो लंग्स में और पूरी बॉडी में भेजना होता है, तो इसमें 0.3 सेकंड लगा। ठीक है, तो ये 0.3 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड आगे गया, देन उसके बाद दोनों अब जो है, ये तो धीरे धीरे रिलैक्स पहले से ही हो रहा था, अब ये धीरे धीरे रिलैक्स चालू होगा, तो दोनों का मिक्सअप। ठीक है, इसको 0.1 सेकंड, इसको 0.3 सेकंड, मतलब 0.4 सेकंड तो चलेगी, बाकी जो 0.4 सेकंड बचे ये दोनों जो है वो रिलैक्स होंगे, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। अच्छा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन क्यों, एट्रियल रिलैक्सेशन क्यों नहीं, क्योंकि जो चीज पावरफुल होती है ना वो नीचे वाली चीज को जो है वो दबा देती है, इसलिए इसको वेंट्रिकल रिलैक्सेशन बोला। ठीक है, अब 5 स्टेज में पढ़ेंगे, तो 5 स्टेज में क्या था, फटाफट में रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी। सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसमें एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, पी वेव बन जाएगी, ईसीजी भी साथ साथ लेके चलो, पी वेव बन जाएगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल जो हो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल ओपन होके जो हो ब्लड किसमें चला जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। इसमें 0.1 सेकंड का लगता है, फर्स्ट फेज होती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू हो जाएंगे। सेकंड आती है हमारे पास में आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो इसमें क्या होता है 0.05 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब वेंट्रिकल इनिशियली स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन ब्लड वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो पहले जाएंगे ना, बटन पहले दबाएंगे तभी तो मोटर चलेगी तो बटन दब जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद में साउंड जरूर प्रोड्यूस हो जाएगी। कौन सी? S1 साउंड, जिसको हम लब साउंड कहते हैं, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। थर्ड स्टेज आती है वेंट्रिकल इजेक्शन। वेंट्रिकल इजेक्शन में क्या था? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम बाहर चालू हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के अंदर जो है वो चला जाएगा। थर्ड स्टेज आता है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। नाम आ गया रिलैक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होना चालू हो जाएंगे, बिगिनिंग स्टार्ट होंगे तो सडनली जो है वो सबसे पहले क्या होगा टी वेव बनना चालू हो जाएगी और ब्लड जो है वो सडनली जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पल्मोनिक और ऑर्टिक वाल्व, जिसको हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं, वो दोनों जो है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। और पी वेव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, S2 साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, वेंट्रिकल धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये सारी चीजें आ जाएगी। लास्ट आता है कंप्लीट रिलैक्सेशन। कंप्लीट रिलैक्सेशन में क्या होता है कि ब्लड धीरे धीरे जो हो फिल हो जाएगा, वो रैपिड फिलिंग से, स्लो फिलिंग से या एट्रियल सिस्टोल के द्वारा जो हो फिल हो जाएगा और दूसरे नेक्स्ट फेज की जो हो तैयारी चालू हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फेजेज, पांचों फेजेज जो है वो आ गए। नेक्स्ट आता है दोस्तों हार्ट साउंड ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के जो है वो साउंड ऑलरेडी वैसे तो जो है वो हमने हार्ट साउंड पढ़ रखे हैं, ठीक है। ऑलरेडी टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो हार्ट साउंड ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। पहले आ गया हमारे पास में लब साउंड। लब साउंड जो है वो कब होती है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि मिट्रल वाल्व और ट्राइकेस्पिड वाल्व जो है वो जैसे बंद होंगे तब चालू होगी क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि मिट्रल और ट्राइकेस्पिड ड्यूरिंग द आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। सेकंड S2 साउंड क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व यानी कि एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होंगे तब चालू होगी ड्यूरिंग आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ध्यान रखना, ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले हो रहा है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में हो रहा है तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा है। तीसरा S3 साउंड, ये बेसिकली जो है वो एबनॉर्मल होता है एडल्ट्स में अंदर, बच्चों के अंदर जो है वो इसको नॉर्मली होता है। इसके अंदर क्या होता है? ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग नॉर्मल इंसिडेंट, यानी कि सडनली जो है वेंट्रिकल फिल होते हैं, यानी कि एट्रियम से जो है वो ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाता है, सडनली वेंट्रिकल जो फिल होते हैं उसको हम साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम S3 साउंड कहते हैं। बड़ों में इसको जो है वो एबनॉर्मल माना जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ों में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें अगर सडनली फीलिंग हो रहा है मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में प्रॉब्लम है। बच्चों में क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग रहे हैं, तो बच्चों में जो है उसको नॉर्मल माना जाता है। S4 साउंड ऑलवेज एबनॉर्मल होती है, ठीक है। ये जो है वो ड्यू टू आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द स्टिफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। यानी कि जब वेंट्रिकल जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल स्टिफ होते हैं, ठीक है, जैसे वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होता है तो उसमें प्रेशर से जो भेजा गया उसको हम S4 साउंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ गया ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। ये ऑलरेडी जो हमारे पास में हो चुका है, कितना कितना ड्यूरेशन। वैसे देखा जाए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड लगता है, एट्रियल रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना लगता है 0.3 सेकंड, तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में कितना लगेगा 0.5 सेकंड, वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना होगा दोनों का कॉम्बिनेशन का 0.4 सेकंड। क्लियर है? और इसके अंदर डिटेल से भी हमने देखा किस किस में क्या क्या देखा वो भी देख लेते हैं। हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल कितना था दोस्तों 0.1 सेकंड। सेकंड आया था हमारे पास में आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हमारे पास में कितना लगा था 0.05 सेकंड। उसके बाद आता हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें हमारे पास या वेंट्रिकल इजेक्शन, इसमें हमारे पास में लगा था 0.25 सेकंड, ठीक है। उसके बाद आता आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें हमारे पास में कितना लगा था 0.05 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में लगा था वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, इसमें हमारे पास में कितना लगा 0.35 सेकंड। अब आप इसको काउंट करके देखो, ये 0.1 सेम टू सेम है, ये 0.1, ये इन दोनों को मिला के हमारे पास में हो गया 0.3 सेकंड, जिसको हमने वेंट्रिकल सिस्टोल बोला था। इन दोनों को हमारे पास में मिला के हो गया 0.4 सेकंड, तो पूरा हमारे पास में 0.8 सेकंड। ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीजें जो हो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। अगर ये चीज समझ में आई है तो प्लीज जो है वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे पास में आपको क्लास किस तरीके से या कहां तक समझ में आई उसके लिए एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड कमेंट बॉक्स। अब आ जाता है हमारे पास में रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को जो हो रेगुलेशन कौन करता है? तो रेगुलेशन हमारी बॉडी का जो है वो कार्डियक साइकिल का हो या किसी का भी हो, बेसिकली जो हो दो तरीके से होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा और दूसरा होता है हार्मोनल के द्वारा। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो हो दो तरीके से होता है, एक हो जाता है हमारे पास में दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा और दूसरा होता है कार्डियक सेंटर के द्वारा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कार्डियक सेंटर नहीं लिखा, ठीक है, कार्डियक
कार्डियोवेस्कुलर सेंटर प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके द्वारा रेगुलेशन होता है, कार्डियक सेंटर के द्वारा ही जो है वो हार्ट रेट कम या ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हमारे पास में जो है वो क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट और फोर्स दोनों इंक्रीज होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हार्ट रेट तो मतलब कितना पंप कर रहा है और किस प्रेशर से कर रहा है, वो हो गया फोर्स। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हार्ट रेट इंक्रीज होगी। एक क्लास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में मैं लूंगा, पूरा नर्वस सिस्टम सारा जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। देन फोर्स भी जो हो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी इंक्रीज करता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी और डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड होगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ वेगस नर्व ऐसी है जो पैरासिम्पैथेटिक करवाती है और हार्ट पे जो है वो मेन रोल प्ले करती है, ध्यान रखना वेगस नर्व। फिर से रिपीट करो। नेक्स्ट आ गया हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा। हार्मोनल कंट्रोल आपको बताइए कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। और जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो कार्डियक फंक्शन को जो है वो इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं, क्लियर। अब आता था हमारे पास में क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल बढ़ रहा है घट रहा है, उसको क्लिनिकली कैसे हम जो है वो कोरिलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है हाइपरटेंशन। आपको पता ही है जब कार्डियक साइकिल इंक्रीज होगा या बीपी जब इंक्रीज होगा उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपरटेंशन कहेंगे। तो इंक्रीज आफ्टर लोड बढ़ जाएगा और रिड्यूसिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और आफ्टर लोड जो हो बढ़ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपरटेंशन। या सिंपल याद रखो दोस्तों कि हाइपरटेंशन होता है। अच्छा, आफ्टर लोड और प्री लोड ये भी मैंने आपको जो है वहां पे हार्ट फेलियर के अंदर बता रखा है। छोटी सी चीज बता दूं, ब्लड के द्वारा जो है वो हमारे पास में, अगर ब्लड के द्वारा जो है वो वेंट्रिकल पे या हार्ट पे प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्री लोड, और हार्ट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं, फिर से रिपीट करो। ब्लड जब हार्ट में फिल होता है तो हार्ट में फिल होकर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल पे या एट्रियल पे प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं प्री लोड, ठीक है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करता है वो ब्लड को बाहर निकालता है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड बढ़ जाता है, ये सारी चीजें। हार्ट फेलियर ऑफ कोर्स, अगर डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हार्ट फेलियर जो है वो होगा ही होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने हार्ट फेलियर में बता रखा है और आज भी मैंने बता दिया। डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, ठीक है, लीडिंग टू पुअर सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट अरिथमिया। अरिथमिया कैसे दोस्तों, हार्ट रेट अगर हमारे पास में एबनॉर्मल है तो ऑफकोर्स जो है वो कार्डियक साइकिल भी जो है वो टाइमिंग सारी एबनॉर्मल होगी। हार्ट रेट मान लो हमारे पास में जो है वो 60 आ गई तो कार्डियक साइकिल जो है वो कितने में होगा, 1 सेकंड में कंप्लीट होगा। अगर और हार्ट रेट डिक्रीज आ गई तो हमारे पास में जो है वो कार्डियक साइकिल और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में 0.3 सेकंड लगना चाहिए था अब उसमें 0.45 सेकंड लगेगा, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए अरिथमिया, अरिथमिया एबनॉर्मल हार्ट रेट होती है, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट नहीं होती है अरिथमिया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास में हार्ट रेट जो है 140 चलेगी, ठीक है, 140। नॉर्मल कितनी है, 72 बीट्स पर मिनट है, अब चलेगी 140 यानी कि जस्ट डबल। अब जो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन में 0.1 सेकंड चाहिए था अब वहां पे 0.5 सेकंड ही लगेगा क्योंकि जस्ट डबल होगी ना, ठीक है। अब जहां वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में हमारे पास में 0.3 सेकंड चाहिए था अब वहां पे 0.15 सेकंड ही मिलेगा, तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अरिथमिया कंडीशन में डिस्टर्ब कार्डियक साइकिल जो है वो टाइमिंग हो जाएगी। देन वाल्व डिजीज। अब देखो कार्डियक साइकिल तो ठीक है, ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है, हार्ट सेंटर भी ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन भी ठीक है, लेकिन वाल भी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया मान लो और अरोटा जो है वो वाल जो है वो स्टेनोसिस हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से मान लो रीगर्जिटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, खुलना चाहिए था हमारे पास में जो है वो अरोटिक वाल और खुल गया हमारे पास में मिट्रल वाल, तो रीगर्जिटेशन हो गया, वापस बैक फ्लो होकर जो है वो एट्री में आ गया, ठीक है। तो वाल्व डिजीज की वजह से भी कार्डियक साइकिल जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है, मरमर, ये सारी चीज जो है वो वाल्व डिसफंक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मान लीजिए हमारे पास में जो है वो हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो जाए या वो डैमेज हो जाए जिसकी वजह से वो सही तरीके से कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाए, तो ये सारे के सारे जो हम हमारे पास में क्लिनिकल रिलेवेंस होते हैं कार्डियक साइकिल से रिलेटेड, क्लियर है। अब आ जाता है लास्ट हमारे पास में कंक्लूजन। बहुत देर होगी आपको सुनते हुए, आप मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत देर होगी। तो दोस्तों आज की क्लास के हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा,
द कार्डियक साइकिल इज द कोऑर्डिनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंश्योरिंग इफेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। कार्डियक साइकिल क्या है? कोऑर्डिनेट सीक्वेंस होता है इवेंट का, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी में हो सके। अंडरस्टैंडिंग इट्स फेजेज, फेजेज हमने अंडरस्टैंड की, 3 फेज भी अंडरस्टैंड की और 5 फेज भी अंडरस्टैंड की बहुत अच्छी तरीके से। किस किस तरीके से कब कब प्रेशर चेंजेस हुआ वो हमने डिस्कस किया। एंड रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। अब इसके रेगुलेशन कम है, ज्यादा है, किस तरीके से कंट्रोल हुआ, ये हमारे पास में डायग्नोसिस और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है उसको असेस करने में जो है वो काफी हेल्प देता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। जो भी आप नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसके आप कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो देख सकते हो। अच्छा, आपको सारी बुलेट सीरीज जो है वो एक साथ मिल गई होगी, ठीक है। जाना किस तरीके से, सबसे यूट्यूब चैनल खोलना है। यूट्यूब में आप टीएनसी नर्सिंग टाइप करोगे, टीएनसी नर्सिंग टाइप करोगे तो हमारा जो है वो चैनल खुलेगा। चैनल में आपको जो है वो सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि कई बार जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब तो हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास में 1 या 2 दिन बाद पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने बेल आइकन दबा लिया है तो फिक्स क्लास सुबह 7 बजे होगी तो तुरंत आपके पास में जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो बेल आइकन दबा लीजिए। और उसके बाद में अगर आपको टोटल, जैसे आज हमारे पास में जो है वो लगभग 80 क्लासेज बुलेट सीरीज की हो गई है, तो आपको डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब चैनल में जो है जाने के बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे बुलेट सीरीज है, बुलेट सीरीज को ओपन करोगे तो 1 से लेके सीक्वेंस वाइज 80 तक आपको जो है वो क्लासें मिल जाएगी। तो वहां पे आप उसको कंटिन्यू स्टडी कीजिए, वहां से उसके नोट्स बनाइए। और दोस्तों लास्ट फेज, आज की क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जो है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में कमेंट ही जो है वो फीडबैक होता है। इसी के साथ आज की क्लास को हम जो है वो टाटा अलविदा कहते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए नोट्सों के साथ, नई चीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। खम्मा गणी, राम राम साहब।